अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरीज का तीसरा लेक्चर है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 3, जिसमें हम कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे कि इस जंग के नताइज क्या थे, असरात क्या थे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, जो है जी वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 कॉन्सिक्वेंसेस। जी, इस जंग में 6000 ब्रिटिशर्स, अंग्रेज मारे गए थे, जिसमें सिविलियंस भी शामिल थे। और अगर हम इंडियन टूल चेक करें तो तकरीबन 8 लाख इंडियंस इसमें मारे गए थे। इसमें जंग में भी मारे गए, और उसके बाद जंग के बाद जो हालात पैदा हुए, उससे जो कहत आया और जो बीमारियां फैली, उसमें भी बहुत बड़ी तादाद मारी गई थी इंडियंस की। तो लगभग 8 लाख इंडियंस इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जंग और मुख्तलिफ जो हालात उससे पैदा हुए उससे मारे गए। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत गई थी, जबकि फ्रीडम फाइटर्स ये जंग हार गए थे। अब मुस्लिम जो रूल है उसका खात्मा हो गया था। बहादुर शाह साहब, जो कि मुगल आखिरी बादशाह हैं, वो पहले ही अलामती कायद थे, लेकिन ना इनमें जान थी और ना इनके साथियों में। बल्कि इस बात के शवाहिद मौजूद हैं कि बहादुर शाह जफर अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात से मजबूर होकर कायद बन गए थे, और कायद भी ऐसे कि जिनकी कोई बात नहीं सुनता था। जी, उनकी जो हुक्मरानी थी सिर्फ लाल किला तक महदूद थी, और उनकी बेबसी का अंदाजा इस मुहावरा से लगाया जा सकता है कि सल्तनत अज शाह आलम अज दहली ता पालम, यानी उनकी दहली से पालम तक की सल्तनत थी। जी, तो बहादुर शाह जफर जो कि कायद बने थे इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में, उनको गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद उनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर उन्होंने इंतहाई कसम पुरसी की हालत में अपनी जान अल्लाह के हवाले की। उनके जो बेटे थे, बताया जाता है कि 24 उनके जो प्रिंसेस थे उनको एग्जीक्यूट किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और मजमूई तौर पर मुसलमानों को इस जंग आज़ादी की जो है या इंडियंस की तरफ से जो लड़ी गई, उसमें मुसलमानों को ये रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था कि मुसलमान ही हैं जिसकी वजह से ये बगावत हुई है। जी, यहाँ पर एक और चेंज भी आई है कि ब्रिटिश क्राउन को ये लगा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी बेहतर तौर पर नहीं संभाल सकी इंडिया को, और उनसे ये इंडिया जाता जाता बड़ा मुश्किल से उन्होंने इसको कवर किया था और दोबारा अपना कब्जा कायम किया था। इस वजह से ब्रिटिश क्राउन ने ये मुनासिब समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत को भी इंडिया से ख़त्म कर दिया जाए, और डायरेक्टली इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया ब्रिटिश क्राउन ने। जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी, ये जंग इंडियंस क्यों हारे, जी इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी, ये एक तो बगैर प्लानिंग के इसको स्टार्ट किया गया था। सुनने में ये आ रहा था कि एक बड़ी जो है वो जंग होने वाली थी, और उसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ये कही जा सकती हैं कि कबल के फूल को तकसीम किए जा रहा था पूरी इंडिया में, और चपाती की तकसीम भी हो रही थी, और ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई वार स्टार्ट की जाए इंडियंस की तरफ से। लेकिन चर्बी के कारतूस ने बगैर प्लानिंग के इस जंग को शुरू कर दिया, और जो इतनी जल्दी में ये सारे मामलात हुए जिसकी वजह से प्लान प्रॉपर नहीं हो पाया था, और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन भी नहीं था आपस में। हम देखते हैं कि ये जो जंग है दिल्ली में लड़ी गई है, रोहिलखंड में लड़ी गई है, बिहार में लड़ी गई है, इसी तरीके से अवध में लड़ी गई है, झांसी में, ग्वालियर में ये लड़ी गई है, और कानपुर में, बिहार में, और पंजाब, केपीके और सिंध के इलाकों में लड़ी गई। तो इन जहां जहां पर ये जंग लड़ी जा रही थी, उनका आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं था, हर कोई अपने मुंह सर पर ये जंग लड़ रहा था। और जाहिर है
म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से भी ये जंग हम जो इंडियंस हैं वो हार गए थे। और एक और बात कि आपस में जो इत्तेफाक था उसके भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इत्तेहाद का प्रॉब्लम भी आ रहा था। जैसे मिर्ज़ा मुगल और जनरल बख्त खान के दरमियान डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे। अवध की बेगम हजरत महल और मौलवी अब्दुल्ला शाह साहब के माबैन भी हमेशा मुखालफत रही थी। इसी तरीके से नाना साहब के जो मुशीर थे उन्हें भी दिल्ली जाने से रोकते रहे ताकि उन्हें बहादुर शाह साहब की मातहती भी कबूल ना करनी पड़े। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि जंग तो स्टार्ट हो गई लेकिन ना ही इतना ज्यादा पैसा किसी रूलर के पास था या लैंडलॉर्ड्स के पास था। इवन मुगल एम्परर के पास भी इतना पैसा नहीं था कि जो इन फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हुए थे उनको वो पूरा कर सकते, ख़त्म कर सकते, फौज की तनख्वाह दे सकते, उनके जो अखराजात हैं असलहा के वो भी पूरा कर सकते। तो लैक ऑफ आर्सेनल भी था, यानी असलहा की कमी थी, अनट्रेन्ड फोर्सेस थी। अगर हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फौज थी उसके मुकाबला में जो फ्रीडम फाइटर्स की फौज थी वो कोई इतनी ट्रेंड नहीं थी। जी अच्छा, ये वार जो है ये तमाम इंडिया में नहीं लड़ी गई थी बल्कि इन सम एरियाज लड़ी गई थी और बाकी होल इंडिया इससे इस मामले में बिल्कुल खामोश है। हम देखते हैं कि मैंने आपको कुछ नाम पहले भी गिनवाए हैं कि दिल्ली में ये लड़ी गई है, अवध में, कानपुर में, बिहार में, रोहेलखंड में, झांसी के इलाका में और कुछ पंजाब के पीके और सिंध के इलाकों में ये लड़ी गई थी। बाकी तमाम इंडिया इस मामले में कोई ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ था, ना उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये बहुत सारी इंडियन स्टेट्स हैं उन्होंने कोई फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प नहीं की, वो सिर्फ खामोश तमाशाई बनी रही। अगर उस वक्त फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करती या पूरे इंडिया अगर उनको सपोर्ट करता तो डेफिनेटली अंग्रेजों का ये कंट्रोल उनसे लिया जा सकता था, ये जंग जीती जा सकती थी। इसी तरीके से बहादुर शाह जफर ने, ये सोर्सेज भी कुछ बताते हैं कि बहादुर शाह जफर ने ईरान से, तुर्की से भी हेल्प की थी लेकिन वहां से भी उन्हें कोई फोर्स नहीं पहुंची थी, कोई हेल्प नहीं पहुंची थी। तो ये वो तमाम रीजंस हैं जिसकी वजह से ये जंग फ्रीडम फाइटर्स हार गए थे। बड़ी बड़ी अगर वजूहात को बयान करें तो लैक ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ आर्सेनल एंड अनट्रेन्ड फोर्सेस। अच्छा, अब आ जाते हैं जी कि अंग्रेज ये जंग क्यों जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग क्यों जीती। तो एक तो उनके अंदर मरकजियत कायम थी, पूरे इंडिया को वो लोग एक मरकज उनको ट्रेन चला रहा था और तमाम आपस में राब्ते में थे। एडवांटेजेस रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। अगर हम देखते हैं कि ये जंग वो क्यों जीते तो उसमें सबसे ज्यादा किरदार ज़राए मवासलात ने भी किया था। जी, एक अंग्रेज ने दिल्ली में जो बगावत हुई है उसकी खबर अपनी जान की बाजी लगाकर अंबाला और दूसरी जगहों पर बजरिया तार पहुंचा दी। तो इससे कंपनी को तैयारी का मौका मिल गया। बकौल रॉबर्ट मिंटगुमरी हिंदुस्तान को बरकी तार ने बचा लिया था। तो ये बहुत बड़ी उनकी उस वक्त की एक एडवांटेज था जिसकी वजह से वो ये जंग जीत गए। वेल इक्विप्ड ट्रेन्ड आर्मी थी, उनके पास असलहा था और बहुत ही ट्रेन्ड उनकी आर्मी थी और ये बहुत बड़ा एडवांटेज था ईस्ट इंडिया कंपनी को। जबकि फ्रीडम फाइटर्स को हम देखते हैं तो वो ठीक है, कुछ लोग उनमें ट्रेंड भी थे, कुछ फोर्सेस ट्रेंड भी थी, लेकिन अनट्रेंड लोग भी उसमें लड़ रहे थे। जी, रीइंफोर्समेंट भी इन लोगों को बाहर से पहुंची है। यूरोपीय जो फौजें हैं क्रीमिया से फारिग होकर वो पूरी तेजी के साथ हिंदुस्तान पहुंची, क्योंकि मैंने बताया कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का इनको एडवांटेज था। जब ये ताज़ा दम फौज पहुंची है तो अंग्रेजों के हौसले बुलंद हो गए और इनकलाबियों को, फ्रीडम फाइटर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाज़ हिंदुस्तानी रास्तों के हुक्मरानों ने भी अंग्रेजों को फौजी इमदाद दी थी। जी, सिखों की और गोरखों की सपोर्ट रही थी इस जंग के दौरान और हम ये देखते हैं कि अगर रियासत पटियाला और जिंद के राजे अगर अंग्रेजों को साथ ना देते तो दिल्ली का जो मुहासरा करना उनके लिए नामुमकिन था। तो सिखों के और गोरखों के सपोर्ट की वजह से भी अंग्रेजों को बड़ा फायदा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारी, मैंने बताया कि इंडियन स्टेट्स ने भी
साथ दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये वो एडवांटेजेस थे, ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ये जंग जीत गई थी। जी, इसके बाद क्या तब्दीलियां की हैं ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के अंदर। एक तो ये है कि उन्होंने एक्सपेंशन पॉलिसी को अपने को क्लोज कर दिया। अब उन्होंने कहा जी हम किसी रियासत के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, बल्कि तमाम जो रियासतें हैं उनको इज्जत और एहतराम से देखेंगे। इस वजह से तमाम जो रियासतें हैं, देसी रियासतें, उन्होंने मुल्क बरतानिया से वफादारी का अहद किया। इसी तरीके से एक और जो उन्होंने अपनी चेंज की थी सिस्टम में, उन्होंने यहाँ का जो लैंडलॉर्ड सिस्टम था उसको भी प्रोटेक्ट किया और उन्हें एजाजी मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए। इसी तरह ज़मींदारों को इंतज़ामिया के अहम सतून की हैसियत हासिल हो गई। हुकूमत ने आइंदा किसी मुमकिना बगावत से बचने के लिए ज़मींदाराना निज़ाम को मज़ीद मजबूत किया। जी, यहाँ पर एक और अहम डेवलपमेंट उन्होंने की है जी, लोकल्स को, इंडियंस को उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी उस वक्त की उनकी थी, उस वक्त उनको उसमें शामिल किया। और सर सैयद अहमद खान ने ये बात पॉइंट आउट की थी कि आपकी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जहां पर कानून साजी की जाती है, उसमें अगर इंडियंस शामिल होते तो कभी भी ये बगावत ना होती, क्योंकि आप लोग उनसे जब आपसे डिस्कशंस करते तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आप लोगों के सामने आ जाते, तो इस सूरत में कभी भी ये बगावत ना होती। जी, इसी तरीके से एक और उन्होंने फोकस किया है अपनी ब्रिटिश आर्मी को और उन्हें रीऑर्गेनाइज किया है और यूपी के लोगों को फौज में कम करके इनकी जगह गोरखों, सिखों, जाटों और राजपूतों की इन्होंने रेजिमेंटें बनाई थी। फौज की भर्ती के लिए भी इन्होंने नया अपना मयार मुकर्रर किया, जिसके तहत जनूबी हिंद के लोगों का दाखिला फौज में बंद कर दिया गया और इनकी जगह पंजाब और सरहद से भर्ती शुरू की गई, क्योंकि ये इलाके जंग आज़ादी के वक्त कदरे वफादार साबित हुए थे और आला फौजी ओहदे अंग्रेजों के लिए रिजर्व कर दिए गए थे। जी, उसके बाद एक और अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में कायम की गई थी, जिसको कायम करने वाले ह्यूम थे, उसका मकसद भी यही था कि दोबारा कोई ऐसी बगावत ना हो और दोबारा कोई लावे की तरह इंसिडेंट ना हो जाए। जैसे ये एक लावा फटा था, एक धमाका हुआ था इंडिया के अंदर और इतनी बड़ी जंग लड़ी गई थी, तो इससे बचने के लिए उन्होंने, ठीक है ये बड़े अरसे के बाद कायम की गई थी, लेकिन इसका मकसद यही था, उनको फिर रिपोर्टें आ रही थी कि दोबारा कोई बगावत होने वाली है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कायम किया जहां पर मकामी लोग उनसे डिस्कशंस कर सकें और उनके तहफ़्फ़ुज़ात ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचते रहे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना भी अंग्रेज़ों की तरफ से एक ऐसा स्टेप था ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या ना हो। जी डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा वार ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 3 जो कि आज क्लोज हुआ और इसमें हमने देखा कि कौन कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से इंडियंस हार गए और अंग्रेज जीत गए और साथ ही क्या चेंजिंग्स की गई थी, क्या इसके रिजल्ट्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरी पहली 2 वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसको मैं अपनी स्क्रीन के एंड पे शेयर कर रहा हूँ, वो आप देखिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।